हेलो स्टूडेंट्स, मेरी सी गुजर और देखिए आज अपन सोल्व करेंगे पशुधन सहायक पेपर 2018। आप देख सकते हैं ये पशुधन सहायक का ओरिजिनल पेपर है और देखिए आज अपन इसको पूरा सोल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये कुछ इंट्रोडक्शंस दे रखे हैं और एग्जाम पैटर्न दे रखा है। यानी एग्जाम पैटर्न में आपको बता दूं, देखिए आपके टोटल है, देखिए 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने टोटल आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 घंटे का आपको टाइमिंग मिलता है और 200 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है। अब देखिए जो भी मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ वो देखिए सब जो आंसर है वो देखिए जो बोर्ड की फाइनल आंसर की रिलीज की गई थी उसी के अकॉर्डिंग देखिए मैं आपको सब आंसर बताने वाला हूं। तो देखिए ये कुछ इंट्रोडक्शंस दे रखे हैं जिनको आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेके और देखिए इनको पढ़ सकते हैं। जो ये कुछ इंट्रोडक्शंस दे रखे हैं उनको अब अपन शुरू करते हैं। देखिए अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है जाइगोमेटिक लार ग्रंथि किसमें पाई जाती है। आपको बताना है जाइगोमेटिक लार ग्रंथि। देखिए ऑप्शन दे रखा है कुत्ता, घोड़ा, भैंस, गाय। तो देखिए जाइगोमेटिक लार ग्रंथि कुत्ते में पाई जाती है। किसमें? जाइगोमेटिक लार ग्रंथि कुत्ते में पाई जाती है। आगे देखिए अपना सेकंड क्वेश्चन है घोड़े में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है। देखिए घोड़े में आपको पसलियां बतानी है तो ऑप्शन देख लीजिए 15, 18, 10, 13। तो देखिए घोड़े में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी 18 जोड़ी। घोड़े में 18 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। आगे देखिए अपना तीसरा क्वेश्चन है आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान आपको बताना है यकृत, हृदय, प्लीहा, आमाशय। तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं। किसको बोलते हैं? प्लीहा होता है उसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। आगे देखिए किस पशु में ओसपेनिस हड्डी पाई जाती है। ओसपेनिस हड्डी आपको बतानी है कुत्ता, घोड़ा, सांड, भेड़। तो देखिए ओसपेनिस हड्डी है कुत्ते में पाई जाती है। किस में पाई जाती है ओसपेनिस हड्डी? ओसपेनिस हड्डी है कुत्ते में पाई जाती है। आगे देखिए अपना पांचवा क्वेश्चन है रुमंथी पशुओं में आमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसे आकार का होता है। देखिए रुमंथी होता है उसमें आमाशय का कौन सा ऐसा भाग होता है जो मधुमक्खी के छत्ते जैसे आकार का होता है। तो देखिए रुमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और अबोमेसम। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए रेटिकुलम। कौन सा? रेटिकुलम का आकार मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है। तो इसका राइट आंसर रेटिकुलम। आगे देखिए अपना छठा क्वेश्चन है, देखिए मुर्गी में सत्य आमाशय होता है। मुर्गी में सत्य आमाशय आपको बताना है तो ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन है ओबेमेसम, ओमेसम, एबोमेसम, गिजार्ड और देखिए प्रोवेंट्रिकुलस। तो देखिए मुर्गी में जो सत्य आमाशय होता है वो कौन सा होता है? प्रोवेंट्रिकुलस। कौन सा होता है? मुर्गी में सत्य आमाशय होता है प्रोवेंट्रिकुलस। आगे देखिए अपना सातवां क्वेश्चन है प्रथम प्रथम गिरवा कशेरुका को कहते हैं। देखिए प्रथम गिरवा जो कशेरुका होती है उसको बताना है क्या कहते हैं? लंबार, सेक्रम, एक्सिस और एटलस। तो बताइए देखिए प्रथम गिरवा जो कशेरुकु होता है उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं एटलस। क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। आगे देखिए अपना आठवां क्वेश्चन है पशुओं में जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं। देखिए पशुओं में जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को आपको बताना है क्या बोलते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए पहले आप इसके ऑप्शन देख लीजिए अस्थि विज्ञान, संधि विज्ञान, त्वचा विज्ञान और लिगामेंट का अध्ययन विज्ञान। तो देखिए इस क्वेश्चन को बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। क्या कर दिया था? इस क्वेश्चन को बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। तो इसका आप राइट आंसर देख लेना कि पशुओं में जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को क्या बोलते हैं। इस क्वेश्चन को बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। आगे देखिए अपना 9वां क्वेश्चन है कि वृक्क की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई आपको बताना है। क्या? वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई आपको बताना है। तो देखिए न्यूरॉन, नेफ्रॉन, पीसीटी और ग्लेमेरुल्स। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होता है जो वक्र होता है, वक्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। आगे देखिए अपना आगे वाला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहते हैं। तो सबको पता होगा कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? केंद्रक, तारकाय, गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया। किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका को शक्ति ग्रह बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे वाला देखिए अपना 11वां क्वेश्चन है, देखिए 11वां क्वेश्चन है कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्त्रावित हार्मोन है। देखिए कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्त्रावित हार्मोन आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन। तो देखिए कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्त्रावित हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन होता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्त्रावित हार्मोन होता है। आगे देखिए अपना 12वां क्वेश्चन है मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाला अंग का नाम बताइए। मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाले अंग का नाम बताना है। फेरिक्स, सिरिक्स, लेरिक्स और एपिग्लोटिस। तो देखिए कौन सा अंग है जो मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करता है? वो होता है दोस्तों सिरिंक्स। कौन सा? सिरिंक्स मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए एक नर जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं। क्या? एक नर जनन कोशिका से कितने जोड़ी शुक्राणु बनते हैं ये आपको बताना है। 4, 8, 16, 32। तो देखिए एक नर जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं दोस्तों? देखिए 13वां क्वेश्चन है और देखिए इसका राइट आंसर होगा 4, यानी एक नर जनन कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं। कितने? 4। आगे अपना 14वां क्वेश्चन है शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है। देखिए जो शुद्ध रक्त होता है उसका परिवहन बताना है। कौन सी शिरा करती है? जुगुलर वेन, पल्मोनरी वेन, स्पर्मेटिक वेन और ऑप्टिक वेन। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन होती है वो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। कौन? पल्मोनरी वेन होती है वो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। आगे देखिए आरबीसी का जीवनकाल आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। अब आप ऑप्शन देख लीजिए
120 दिन, 90 दिन, 60 दिन, 150 दिन। तो देखिए आरबीसी का जीवन काल बताइए, आरबीसी का जीवन काल बताना है आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन को बोर्ड ने डिलीट कर दिया था, किसको, जो 15वां क्वेश्चन है, 15वें क्वेश्चन को भी बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। इसका राइट आंसर आप देख लेना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको डिलीट कर दिया था। आगे देखिए अपना 16वां क्वेश्चन है, एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है। एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो देखिए ऑक्सीजन 2, 1, 3, 4। तो देखिए एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, 4। कितने, एक अणु हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, ओवरहेड प्रोजेक्टर किस प्रकार की प्रसार सामग्री का उदाहरण है। क्या ओवरहेड प्रोजेक्टर किस प्रकार की सामग्री का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप, प्रक्षेपित दृश्य, श्रव्य दृश्य और अप्रक्षेपित दृश्य। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवरहेड प्रोजेक्टर है, ये प्रक्षेपित दृश्य है। कैसा है, प्रक्षेपित दृश्य है। कौन सा है, प्रक्षेपित दृश्य। देखिए मैं आपको बता दूं, अपन 80 क्वेश्चन तो देखिए आपके वेटरनरी साइंस के पूछे जाते हैं और 40 क्वेश्चन इसमें जीके के पूछे जाते हैं। तो अपने पहले देखिए वेटरनरी साइंस के ये क्वेश्चन है। देखिए अपन 18वां क्वेश्चन की बात करें तो महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर लगता है। महाशिवरात्रि पशु मेला आपको बताना है करौली, जयपुर, बाड़मेर, अजमेर। तो देखिए महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में लगता है। कहाँ पे लगता है महाशिवरात्रि पशु मेला, करौली में लगता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। कितने, 8, 12, 10, 15। तो बताइए देखिए राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, यानी 10 मेले आयोजित किए जाते हैं। तो अपने 19 क्वेश्चन हो गए। और देखिए अपना 20वां क्वेश्चन है, पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। पशु पोषण आहार प्रयोगशाला बताना है, बस्सी जयपुर में, जामडोली जयपुर में, दुर्गापुरा जयपुर में, झोटवाड़ा जयपुर में। तो ये कहाँ पे है, जामडोली जयपुर में है। कहाँ, जामडोली जयपुर में पशु पोषण आहार प्रयोगशाला। तो अपना 21वां क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान है। प्रसार शिक्षा होती है, प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्यान, आकर्षण, रुचि, संतुष्टि, इच्छा। तो देखिए प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान क्या है, संतुष्टि। प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान संतुष्टि है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ड्रामा नुक्कड़ नाटक किस प्रकार के साधन है। देखिए ड्रामा और नुक्कड़ नाटक ये किस प्रकार के साधन है, दृश्य, श्रव्य दृश्य और प्रोजेक्टेड। तो किस प्रकार के दोस्तों, ये श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार के साधन है। कौन, ड्रामा नुक्कड़ नाटक। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। देखिए गोमती सागर पशु मेला आपको बताना है, भरतपुर, करौली, झालरापाटन और अजमेर। तो बताइए गोमती सागर पशु मेला है ये कहाँ आयोजित होता है। ये होता है झालरापाटन में। झालरापाटन कहाँ है, झालावाड़ में। तो आपको ध्यान रखना है, गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन, झालावाड़ में आयोजित होता है। 24वां क्वेश्चन है अपना, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है। सबको पता होगा ये बीकानेर में। कहाँ पे है, बीकानेर में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, कीटोसिस रोग एक प्रकार है। देखिए कीटोसिस रोग किस प्रकार का है, परजीवी, जीवाणुजनित, विषाणुजनित, उपापचयी। तो कीटोसिस रोग आपको बताना है। तो देखिए कीटोसिस रोग है ये उपापचयी रोग है। कैसा है, कीटोसिस रोग उपापचयी रोग है, आपको ध्यान रखना है, उपापचयी रोग है कीटोसिस। आगे वाला क्वेश्चन है देखिए, न्यूकैस्टल बीमारी का समानार्थी है। देखिए 26वां क्वेश्चन, न्यूकैस्टल बीमारी का समानार्थी आपको बताना है, रानीखेत, रेबीज, फ्लोरियम और गंबोरो। तो देखिए जो न्यूकैस्टल बीमारी है इसका समानार्थी क्या है, रानीखेत। रानीखेत होती है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूकैस्टल भी बोलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी बीमारी वुडन टंग लक्षण प्रदर्शित करती है। देखिए वुडन टंग लक्षण प्रदर्शित करती है, ऐसी कौन सी बीमारी है वो आपको बताना है। तो देखिए अपना 27वां क्वेश्चन है और आपको बताना है वुडन टंग लक्षण कौन सी बीमारी प्रदर्शित करती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी एक्टिनोबैसिलस। क्या, एक्टिनोबैसिलस होती है ये। देखिए वुडन टंग लक्षण प्रदर्शित करती है। कौन सी बीमारी, एक्टिनोबैसिलोसिस। कौन सी, एक्टिनोबैसिलोसिस बीमारी है ये। देखिए वुडन टंग लक्षण प्रदर्शित करती है। तो इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है। देखिए इस क्वेश्चन को, आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना, आगे वाला 28वां क्वेश्चन है कि देखिए लोकजा अवस्था किस बीमारी में पाई जाती है। लोकजा अवस्था, देखिए लंगड़ा बुखार, एंथ्रेक्स, बोटिलुजम और टिटेनिस। तो देखिए लोकजा अवस्था किस बीमारी में पाई जाती है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिटेनिस। टिटेनिस होती है, टिटेनिस में एक लोकजा अवस्था पाई जाती है। कौन सी, लोकजा अवस्था होती है, ये टिटेनिस में पाई जाती है। आगे देखिए अपना 29वां क्वेश्चन है, इन बीमारियों में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ जनित नहीं है। प्रोटोजोआ जनित कौन सी बीमारी नहीं है वो बताना है। तो देखिए बबेसियस, थिलेरियोसिस, सर्रा और दुग्ध ज्वर। तो देखिए दुग्ध ज्वर है ये बीमारी प्रोटोजोआ जनित नहीं है। कौन सी, दुग्ध जनित बीमारी है ये, प्रोटोजोआ जनित बीमारी नहीं है। आगे देखिए 30वां क्वेश्चन है, कौन सा रोग वायरस जनित है। देखिए वायरस जनित इनमें से रोग बताना है, टिटेनस,
लंगड़ा बुखार, खुरपका मुपका और सर्रा। तो देखिए 30वां क्वेश्चन है और बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए खुरपका मुपका रोग है, ये वायरस जनित रोग है। कौन सा? खुरपका मुपका रोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खुरपका मुपका रोग या FMD इसको अपन बोलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, मेड काऊ नामक रोग किससे होता है? देखिए मेड काऊ रोग आपको बताना है, मेड काऊ रोग किससे होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियोन। किससे होता है मेड काऊ रोग? प्रियोन से होता है मेड काऊ रोग, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 32वां क्वेश्चन है, उनमें से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार है? तो सबको पता होगा विटामिन के होता है, ये रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार है। कौन सा विटामिन? विटामिन के है, ये रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार होता है। तो अपने 32 क्वेश्चन हो गए। अपना 33वां क्वेश्चन है, उपकरणों को निसंक्रमित करने की उत्तम विधि है। देखिए उपकरणों को निसंक्रमित करने की उत्तम विधि, रासायनिक निसंक्रमण विधि, विकिरण द्वारा निसंक्रमण विधि, उबलते पानी द्वारा निसंक्रमण विधि और ताप द्वारा निसंक्रमण विधि। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 33वां का, यानी ताप द्वारा निसंक्रमण। 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ताप द्वारा निसंक्रमण। तो अच्छे से ध्यान रखना है, उपकरणों को निसंक्रमित करने की उत्तम विधि है ताप द्वारा निसंक्रमण करना। आगे देखिए, पशु के शरीर पर असाधारण गुहा जिसमें मवाद भरी होती है उसको क्या कहते हैं? देखिए दोबारा देखिए, पशु के शरीर पर असाधारण गुहा जिसमें मवाद भरी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? तो देखिए उसको बोलते हैं अपन एब्सिस। क्या बोलते हैं? एब्सिस। क्या बोलते हैं उसको? एब्सिस बोलते हैं। असाधारण गुहा जिसमें मवाद भरी होती है उसको अपन एब्सिस बोलते हैं। आगे वाला देखिए 35वां क्वेश्चन है, सींग रोधन के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं? सींग रोधन के लिए आपको जो रसायन यूज में लेते हैं वो बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं KOH, NaOH, CaCO3 और CaCl2। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी बोर्ड ने डिलीट कर दिया था, आपको ध्यान रखना है। देखिए सींग रोधन के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं, बाकी इस क्वेश्चन को बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। आगे वाला क्वेश्चन है कि देखिए निम्न में से कौन सा सूंघने वाला निश्चेतक है? इनमें से आपको सूंघने वाला निश्चेतक बताना है। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोल हाइड्रेट, निम्बोटोल और जाइलोडीन। तो सबको पता होगा क्लोरोफॉर्म होता है, ये सूंघने वाला निश्चेतक होता है। कौन? क्लोरोफॉर्म। आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप। अपना आगे वाला क्वेश्चन है, अनअवशोषित सूचर सामग्री है। अनअवशोषित सूचर सामग्री आपको बतानी है। केटगल, कोलेजन, नाइलोन, फसियाल आटा। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा 36वें क्वेश्चन का? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइलोन। क्या हो जाएगा? नाइलोन। अनअवशोषित सूचर सामग्री कौन सी है? नाइलोन। आगे वाला क्वेश्चन देखिए आप, ऑटोक्लेव में भाप का दाब होता है। देखिए ऑटोक्लेव होता है, ऑटोक्लेव में आपको भाप का दाब बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 पाउंड। ऑटोक्लेव में भाप का दाब कितना होता है? 15 पाउंड। आगे देखिए आप, आगे वाला क्वेश्चन है, तेज धारदार हथियार से होने वाला घाव कहलाता है। देखिए तेज धारदार जो हथियार होता है उससे जो घाव होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो देखिए इसको बोलते हैं अपन इंसाइज्ड। क्या बोलते हैं? तेज धारदार हथियार से होने वाले घाव को इंसाइज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसाइज्ड। आगे वाला देखिए 40वां क्वेश्चन है, कठोर उत्तकों की निरंतरता का टूट जाना कहलाता है। देखिए कठोर उत्तकों की जो निरंतरता होती है वो टूट जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए उसको बोलते हैं फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर। कठोर उत्तकों की जो निरंतरता होती है उसका टूट जाना फ्रैक्चर कहलाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए आप, 41वां क्वेश्चन है, अच्छी साइलेज का पीएच बताइए। देखिए अच्छी साइलेज होती है उसका पीएच मान बताना है। 4.2 से 4.5, 3.5 से 4.2 और 4.5 से 4.8 और 4.8 से 5.8। तो देखिए अच्छी साइलेज होती है उसका पीएच मान आपको बताना है। तो कितना होता है अच्छी साइलेज का पीएच मान? अच्छी साइलेज का जो पीएच मान होता है वो होता है कितना? 4.2 से 4.5। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो अच्छी साइलेज होती है उसका पीएच मान कितना होता है? 4.2 से 4.5। आगे वाला क्वेश्चन देखिए आप, पैराकिरेटोसिस नामक रोग सुअर में किस खनिज तत्व की कमी से होता है? कौन सा रोग? देखिए दोबारा देखिए, पैराकिरेटोसिस। कौन सा? पैराकिरेटोसिस जो रोग होता है ये सुअर में किस खनिज तत्व की कमी से होता है? जिंक, कॉपर, मैग्नीज और मोलिब्डेनम। तो किसकी कमी से होता है? ये होता है दोस्तों जिंक की कमी से। जिंक की कमी से सुअर में पैराकिरेटोसिस रोग हो जाता है। आगे देखिए 43वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से प्रोटीन का अच्छा स्रोत बताना है। गेहूं, चावल, मक्का, चना। तो देखिए चना होता है, ये ऑप्शन को अकॉर्डिंग सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चना। आगे वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए 44वां क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो सबको पता होगा विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरोडोक्सिन, रेटिनोल, थायमिन और साइनोकोबाल्मिन। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। आगे देखिए सुबा बूल में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? देखिए सुबा बूल में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिमोसिन। जो सुबा बूल होता है, सुबा बूल में मिमोसिन पाया जाता है। कौन पाया जाता है दोस्तों? मिमोसिन पाया जाता है। किसमें? सुबा बूल में। आगे देखिए अपना 46वां क्वेश्चन है, 46 नंबर पर कौन सा क्वेश्चन है, भारतीय गाय के लिए शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। देखिए भारतीय गाय के लिए आपको शुष्क पदार्थ की आवश्यकता बतानी है। तो देखिए 46वां क्वेश्चन है और देखिए इस क्वेश्चन को भी बोर्ड ने डिलीट कर दिया था, बाकी आप देख सकते हैं इसका आंसर देखिए 2.5 किलोग्राम यानी 100 किलोग्राम बाहर पर, 3 किलोग्राम यानी 100 किलोग्राम बाहर पर, और देखिए
देखिए 2 किलोग्राम यानी 100 किलोग्राम शरीर भार पर और 8.5 किलोग्राम यानी 100 किलोग्राम शरीर भार पर। तो देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ भी राइट आंसर नहीं होता, तो देखिए वो क्वेश्चन बोर्ड डिलीट कर देते हैं जब अपन डिलीट लगाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। देखिए कई सारे क्वेश्चन ऐसे जिनको बोर्ड ने डिलीट कर दिया था, तो इस क्वेश्चन को भी बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। बाकी आप इसका राइट आंसर देख लेना कि भारतीय गाय के लिए शुष्क पदार्थ की कितनी आवश्यकता होती है। आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप, अपना 47 नंबर का क्वेश्चन है, गेहूं के भूसे को उपचारित करने के लिए निम्न में से यूरिया कितने प्रतिशत होती है। देखिए गेहूं का भूसा होता है, उसको उपचारित करने के लिए यूरिया कितना प्रतिशत अपन लेते हैं, 1%, 4%, 8%, 10%। तो देखिए कितने परसेंट यूरिया लेते हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 4%। जो गेहूं का भूसा होता है उसको उपचारित करने के लिए यूरिया की मात्रा 4% लेते हैं। कितनी, 4% लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन है। देखिए वसा घुलनशील यानी वसा में घुलनशील विटामिन आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। यानी विटामिन ए होता है वसा में घुलनशील होता है। बाकी जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, देखिए जल में घुलनशील विटामिन यानी बी और सी, आपको ध्यान रखना है बी और सी विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। बाकी और जो बच गए ऐसे ध्यान रखना, देखिए वाटर यानी वाटर में घुलनशील यानी WBC। तो देखिए वाटर, जल को अपन W बोलते हैं यानी वाटर, तो इससे ध्यान रखना बी और सी होते हैं, WBC ध्यान रखना। यानी ये किस में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं WBC, और वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे कि आपका ए हो गया, आर हो गए, बाकी जो बच गए ये जल में घुलनशील होते हैं। तो आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वसा में घुलनशील विटामिन ए। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, भैंस की किस प्रजाति में त्वचा का रंग तांबे जैसा होता है। तो देखिए कौन सी होती भैंस है जिसका रंग त्वचा के तांबे जैसा होता है, तो देखिए ऑप्शन मेहसाना, सुरती, मुर्रा, भदावरी। तो देखिए भदावरी होती है, भदावरी जो भैंस होती है इसका दोस्तों जो रंग होता है जो तांबे के जैसा होता है, और सर्वाधिक वसा भी भदावरी में ही पाई जाती है। इसका ओरिजिन यूपी का आगरा जिला, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी सुरती होती है, सुरती के सींग हंसिया आकार के होते हैं, और मुर्रा होती है सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, तो अच्छे से इनको ध्यान रखना। देखिए भदावरी होती है, भदावरी के जो रंग होता है, त्वचा का रंग होता है वो तांबे के जैसा होता है। कौन सा, भदावरी का रंग कैसा होता है, त्वचा का रंग तांबे के जैसा होता है, अच्छे से ध्यान रखना। और सर्वाधिक वसा भी भदावरी में पाई जाती है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपने 50 नंबर पे, बकरी में गर्भकाल कितना होता है। देखिए बकरी का गर्भकाल आपको बताना है, तो बकरी का गर्भकाल 155 दिन का होता है। बकरी का गर्भकाल कितना होता है, 155 दिन का। आगे वाला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर पे, भेड़ों में समागम की क्रिया कहलाती है। देखिए भेड़ों में समागम की क्रिया आपको बतानी है, 51 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए भेड़ों में समागम की क्रिया कौन सी होती है, टपिंग। भेड़ों में समागम की क्रिया टपिंग। आगे वाला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर पे, सुअर का मांस कहलाता है। देखिए सुअर का मांस आपको बताना है, तो देखिए सुअर का मांस, सुअर के मांस को क्या बोलते हैं, सुअर के मांस को बोलते हैं पोर्क। क्या बोलते हैं सुअर के मांस को, पोर्क बोलते हैं। अच्छे से ध्यान रखना, सुअर के मांस को पोर्क बोलते हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो देखिए राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जोहड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ पे है, जोहड़बीड़ बीकानेर में ऊंट अनुसंधान संस्थान है। आगे देखिए 53 अपने क्वेश्चन हो गए, और 54 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है, देखिए जो सेल्सियस होता है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करने का सूत्र बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, यानी फ़ारेनहाइट कोष्टक C/5 × 9 कोष्टक बंद +32। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान रखना, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करने का सूत्र, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, मुर्गी का सामान्य तापमान क्या होता है। देखिए कई सारे एग्जामों में पूछा गया, मुर्गी का सामान्य तापमान 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मुर्गी का सामान्य तापमान। आपको भी अच्छे से ध्यान रखना है, हो सकता है रिपीट हो जाए। तो मुर्गी का सामान्य तापमान 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। साहिवाल निम्न में से किस पशु की नस्ल है। देखिए साहिवाल किसकी नस्ल है, साहिवाल आपको पता होगा, साहिवाल गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है, साहिवाल गाय की नस्ल है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर पे, 2n+1 गुणसूत्र अवस्था कहलाती है। देखिए 2n+1 होती है, ये गुणसूत्र अवस्था होती है, ये क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ट्राइसोमिक। क्या कहलाती है, देखिए 2n+1 ये गुणसूत्र अवस्था होती है, ये ट्राइसोमिक कहलाती है। क्या कहलाती है, ट्राइसोमिक। अच्छे से ध्यान रखना, 2n+1 ट्राइसोमिक अवस्था कहलाती है। आगे वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, अपने 58 नंबर का क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन सार अनुपस्थित होता है। देखिए डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी सार अनुपस्थित होता है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, यूरेसिल। तो कौन सा दोस्तों सार अनुपस्थित होता है डीएनए में, तो देखिए यूरेसिल। यूरेसिल नाइट्रोजन सार है, ये अनुपस्थित होता है डीएनए में, आपको अच्छे से ध्यान रखना, यूरेसिल अनुपस्थित होता है। आगे देखिए 59 नंबर पे, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है। देखिए डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है डीएनए से आरएनए का बनना। देखिए 60 नंबर पे है, आनुवांशिकी की भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई है। देखिए आनुवांशिकी की भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई आपको बतानी है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर, जीन। आनुवांशिकी की भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई जीन कहलाती है। आगे देखिए अपना 61 नंबर पे क्वेश्चन है, निकट संबंधी पशुओं के बीच होने वाले प्रजनन को कहते हैं। देखिए निकट संबंधी पशुओं के बीच होने वाले प्रजनन को अंतःप्रजनन बोलते हैं। क्या बोलते
बोलते हैं? अंतःप्रजनन बोलते हैं। अच्छे से ध्यान रखना, निकट संबंधी पशुओं के बीच होने वाले प्रजनन को क्या बोलते हैं अपन? अंतःप्रजनन। समझ में आ गया आपको? अंतःप्रजनन बोलते हैं। स्टूडेंट्स अपने 62 नंबर पे क्वेश्चन है, गाय में गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखिए गाय में आपको गुणसूत्रों की संख्या बतानी है 60, 48, 54, 50। तो देखिए गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60। आपको ध्यान रखना गाय में गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है। आगे देखिए अपना 63 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है? देखिए 63 नंबर पे एक मादा जनन कोशिका से कितने अंडाणु बनते हैं? 4, 8, 1, 2। तो देखिए एक मादा जनन कोशिका होती है, उससे कितने अंडाणु बनते हैं यह आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी एक मादा जनन कोशिका से एक ही अंडाणु बनता है। कितना? एक ही अंडाणु बनता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए आप 64 नंबर पे अपना कौन सा क्वेश्चन है? निम्न में से कौन आनुवंशिकी का जनक है? तो सबको पता होगा आनुवंशिकी के जनक कौन है? मेंडल। आनुवंशिकी के जनक कौन है दोस्तों? आनुवंशिकी के जनक है मेंडल। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और 65 नंबर पे अपना क्वेश्चन है, नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? देखिए नर जनन तंत्र होता है, उसमें आपको शुक्राणु बताना है। तो देखिए ऑप्शन वर्षण, वर्षण कोश, अधिवर्षण और शुक्राशय। तो देखिए नर जनन तंत्र में जो शुक्राणु बनते हैं ये कहाँ बनते हैं? वर्षण में। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, नर जनन तंत्र में जो शुक्राणु बनते हैं वो वर्षण में बनते हैं। 66 नंबर पे देखिए अपना क्वेश्चन है, बकरी में ब्याहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए बकरी होती है, बकरी में ब्याहने की प्रक्रिया को आपको बताना है लेम्बिंग, कोल्विंग, कीडिंग और फेरोविंग। तो क्या बोलते हैं? देखिए बकरी में ब्याहने की क्रिया को कीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीडिंग बोलते हैं। अपना 67 नंबर पे क्वेश्चन है, किस पशु में मध्य चक्र से पहले रक्तस्राव होता है? गाय, भेड़, कुतिया, बकरी। तो देखिए किस पशु में मध्य चक्र से पहले रक्तस्राव होता है यह आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतिया। क्या हो जाएगा? कुतिया में मध्य चक्र से पहले रक्तस्राव होता है। क्या होता है दोस्तों? मध्य चक्र से पहले रक्तस्राव किस में होता है? कुतिया में। तो अपने 67 क्वेश्चन हो गए। और देखिए अपने 68 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है? देखिए 68 नंबर पे है, देखिए गाय में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है? गाय में आपको अपरा बताना है कि गाय में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटिलिडनरी। क्या हो जाएगा? कोटिलिडनरी। गाय में कोटिलिडनरी प्रकार का अपरा पाया जाता है। अच्छे से ध्यान रखना, गाय में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है? कोटिलिडनरी प्रकार का। आगे देखिए 69 प्रकार का कौन सा भाग अंडवाहिनी का नहीं है? देखिए कौन सा दोस्तों, कौन सा भाग अंडवाहिनी का नहीं है? तो देखिए इसका ऑप्शन देखिए, इनफंडिबुलम, इस्थमस, एम्पुला और सर्विक्स। तो देखिए कौन सा भाग अंडवाहिनी का नहीं है? अंडवाहिनी का भाग नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्विक्स। सर्विक्स है ये अंडवाहिनी का भाग नहीं है। क्या दोस्तों? सर्विक्स है ये अंडवाहिनी का भाग नहीं है। आगे देखिए 70 नंबर पे वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम बताइए। देखिए वीर्य में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है वो आपको बताना है। फ्रक्टोज, माल्टोज, लेक्टोज, स्टार्च। तो देखिए वीर्य में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है? फ्रक्टोज। आपको अच्छे से ध्यान रखना, वीर्यों में फ्रक्टोज शर्करा उपस्थित होती है। 71 नंबर पे देखिए भेड़ में मध्य चक्र की अवधि कितने दिन की होती है? देखिए बताइए भेड़ में मध्य चक्र की अवधि कितने दिन की होती है? तो देखिए इस क्वेश्चन को भी बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। बाकी इसका राइट आंसर आप देख लेना। ऑप्शन देखिए 21 दिन, 16 दिन, 20 दिन और 28 दिन। तो देखिए इस क्वेश्चन को बोर्ड ने डिलीट कर दिया था क्योंकि ऑप्शन इसमें 2 इसमें सही हो रहे हैं, इसीलिए देखिए इसको बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। तो आप देख लेना बाकी इसका आंसर। दूध शरण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? देखिए आपको बताना है दुग्ध शरण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन और PGL2 अल्फा। तो देखिए दुग्ध शरण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये दूध शरण के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए? दुग्ध शरण के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार है। तो देखिए अपने 72 क्वेश्चन हो गए। और देखिए अपने 63 नंबर पर कौन सा क्वेश्चन है? सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है। देखिए एंटीबायोटिक बतानी है जो सबसे पहले खोजी गई थी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी दवा जीवाणुनाशक है? देखिए जीवाणुनाशक इनमें से दवा बतानी है तो आप ऑप्शन आराम से देख लीजिए। तो इनमें से जीवाणुनाशक दवा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्फिसिलिन। क्या हो जाएगा? एम्फिसिलिन है ये जीवाणुनाशक है। ये ऑप्शन इनमें दे रखे हैं इनमें से। आप ऑप्शन दोबारा देख लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए आप, नेम्बुटलान है, क्लोरोमाप्रेजिन है, एनजेलिन है। तो देखिए एम्फिसिलिन है। एम्फिसिलिन जीवाणुनाशक है इनमें से। तो अच्छे से ध्यान रखना। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इनमें से निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जलन करने वाली दवाइयाँ दी जाती है? देखिए जलन करने वाली दवाइयाँ किस विधि से दी जाती है वो बताना है। मांसपेशियों के अंदर, शिरा के अंदर, पेरिटोनियम के नीचे और चमड़ी के नीचे। तो देखिए जो जलन करने वाली जो दवाइयाँ होती है उनको कहाँ दिया जाता है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शिरा के अंदर। जो जलन करने वाली दवाइयाँ होती है उनको शिरा के अंदर दिया जाता है। तो ध्यान रखना, जलन करने वाली दवाइयों को शिरा के नीचे दिया जाता है। आगे देखिए अपना, उनमें से कौन सी दवा बुखार उतारती है? बुखार उतारने वाली आपको दवा बतानी है। तो देखिए पैरासीटामोल, लिकोडिन और एमोक्सिलिन और फिनड्रमाइन मेलिएट। तो देखिए पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल दवा बुखार उतारने में काम ली जाती है। तो अच्छे से ध्यान रखना पैरासीटामोल। आगे वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अपना आगे वाला क्वेश्चन है देखिए 77 नंबर में, नीला तोता को कहते हैं। देखिए नीला तोता होता है उसको अपन क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। तो नीला तोता को कॉपर सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीला तोता को कॉपर सल्फेट बोलते हैं नीला तोता को। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ऑर्सेनिक का एंटीडोट है। देखिए क्या है? ऑर्सेनिक का एंटीडोट आपको बताना है। तो देखिए बोल,
ईडिटा, सोडियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 78 नंबर पे जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आप बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी बोल। बोल होता है ये ऑर्सेनिक का एंटीडोट है। क्या? बोल, BAL। देखिए बोल है ये ऑर्सेनिक का एंटीडोट है। आगे वाला क्वेश्चन आप देखिए, बीमारी में पशुओं को दी जाने वाली औषधि की मात्रा का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, बीमारी में जो पशुओं को औषधि दी जाती है उसका अध्ययन करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, जो मात्रा होती है उसका अध्ययन करने को अपन क्या बोलते हैं, पोसोलॉजी, टैक्सिकोलॉजी, मेट्रोलॉजी और फार्मेकोलॉजी। तो बताइए उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बीमारी में जो पशुओं को दवाई दी जाती है उसकी मात्रा के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पोसोलॉजी। अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, पोसोलॉजी बोलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक टीस्पूनफुल में ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार कितनी मात्रा होती है। देखिए इसका बताना है दोस्तों, एक टीस्पूनफुल में ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार कितनी मात्रा होती है। तो देखिए 10 ml, 5 ml, 15 ml और 20 ml। तो कितनी मात्रा होती है दोस्तों, एक टीस्पूनफुल में 5 ml मात्रा होती है। कितनी दोस्तों, 5 ml होती है। एक चम्मच में कितनी प्रणाली दोस्तों, ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार एक चम्मच में 5 ml मात्रा होती है। तो आगे वाला अपना क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन। देखिए अपने 80 क्वेश्चन हो गए दोस्तों वेटरनरी साइंस के। अब अपने दोस्तों शुरू होते हैं जीके के क्वेश्चन, जो कि 40 क्वेश्चन है। तो देखिए पूरे पेपर आपके ओरिजिनल पेपर है 2018 का। देखिए अपना 81 नंबर पे क्वेश्चन है, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था। तो बताइए देखिए कहाँ से शुरू हुआ था राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन। ये हुआ था दोस्तों बिजोलिया से। कहाँ से हुआ था, राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया से शुरू हुआ था। आगे देखिए, वह स्थान जो अपने मर्दा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। देखिए वह स्थान जो अपने मर्दा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोलेला। क्या है दोस्तों, मर्दा शिल्प के लिए कौन सा प्रसिद्ध है दोस्तों, टेराकोटा भी बोलते हैं। मर्दा शिल्प को टेराकोटा भी बोलते हैं। तो टेराकोटा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोलेला। क्या हो जाएगा, मोलेला। आगे वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए। आगे वाला क्वेश्चन अपना, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले राजस्थान की पहली महिला बताना है। दोस्तों राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला का आपको नाम बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, नगेंद्र वाला, अजंता देवी चौधरी, रत्ना शास्त्री और रमा देवी पांडे। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 83 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजना देवी चौधरी। क्या हो जाएगा, अजना देवी चौधरी राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। कौन दोस्तों, अजना देवी चौधरी। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले बताना है। दोस्तों मत्स्य संघ में एकीकरण से देखिए ये क्वेश्चन है। देखिए मत्स्य संघ में शामिल जिले आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मत्स्य संघ में दोस्तों अलवर, भरतपुर और धौलपुर, करौली। यानी आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं ABCD, अलवर, भरतपुर और धौलपुर, करौली है दोस्तों मत्स्य संघ में शामिल थे। तो इनको दोस्तों जो एकीकरण है, एकीकरण को भी आप अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका पक्का पूछा ही जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना, आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन है देखिए 85 नंबर पे, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के AGG कौन थे दोस्तों, क्या बताना है, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे। यानी 1857 की क्रांति के समय AGG यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे वो आपको बताना है। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे दोस्तों, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है दोस्तों 1857 की क्रांति के समय वहाँ के एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, कौन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आगे वाला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर पर, राजस्थान का एकीकरण चरणों में हुआ था। देखिए राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था वो बताना है। तो देखिए दोस्तों एकीकरण से आपको 2 क्वेश्चन मिल गए। तो देखिए एकीकरण कब हुआ था दोस्तों, एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने में, एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। तो देखिए दोस्तों अपना आगे वाला क्वेश्चन है 87 नंबर पे, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे। क्या बताना है, देखिए मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे। महाराज प्रमुख बने थे किस वर्ष, 1947, 1948, 1949 और 1956। तो बताइए किस वर्ष बने थे दोस्तों, जो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह है ये महाराज प्रमुख कब बने थे दोस्तों राजस्थान के। तो बताइए आपको पता है। तो देखिए ये बने थे 1948 में। कब बने थे, 1948 में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। जूनागढ़ दुर्ग आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। कहाँ है दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, अजरक प्रिंट कहाँ का संबंध है। देखिए अजरक प्रिंट आपको बताना है, अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया था। देखिए 89 नंबर पे जो क्वेश्चन है, अजरक प्रिंट कहाँ का संबंध है, देखिए इसको डिलीट कर दिया था इस क्वेश्चन को। तो आप इसका देख लेना राइट आंसर। बाकी जो ऑप्शन है इनके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। अजरक प्रिंट का संबंध कहाँ से है, तो इस क्वेश्चन को बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। बाकी देखिए अपन 90 नंबर पे या 90 नंबर पे देखते हैं। 90 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है, नौलखा दरवाजा निम्न में से
राजस्थान के किस किले का भाग है? देखिए नौलखा दरवाजा है, राजस्थान के किस किले का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर। कौन से किले का भाग है दोस्तों नौलखा दरवाजा? रणथंभौर का। आगे वाला क्वेश्चन देखिए 91 नंबर पे, धानवन दुर्ग के बीच स्थित है। देखिए धानवन दुर्ग बताना है दोस्तों, कहाँ किसके बीच स्थित है दोस्तों धानवन दुर्ग? तो दोस्तों ये धानवन दुर्ग है, किसके बीच स्थित है दोस्तों धानवन दुर्ग? ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगिस्तान। धानवन दुर्ग है, ये रेगिस्तान के बीच स्थित है। किसके बीच दोस्तों? धानवन दुर्ग है, ये रेगिस्तान के बीच स्थित है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो सबको पता होगा दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा था। कब दोस्तों? 1576 में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। आगे देखिए, निम्न में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? बताइए दोस्तों, किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कवि चंद्रवरदाय। कौन दोस्तों? कवि चंद्रवरदाय है। चंद्रवरदाय के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति है अग्निकुंड से हुई है। किससे दोस्तों? चंद्रवरदाय ने बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। तो देखिए दोस्तों अपना आगे 94 नंबर पे, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा है। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या है। देखिए लोकगीत, लोक नृत्य, कपड़ा, पेंटिंग। तो देखिए पीला पोमचा बताइए दोस्तों, पीला पोमचा क्या है दोस्तों? एक कपड़ा है। पीला पोमचा क्या है? एक कपड़ा है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, पीला पोमचा एक कपड़ा है। 95 पे है, देखिए वालर नृत्य किस जाति का लोक नृत्य? देखिए वालर नृत्य आपको बताना है, वालर नृत्य किस जाति का लोक नृत्य है? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी दोस्तों ग्रासिया का लोक नृत्य वालर। अच्छे से ध्यान रखना, वालर किसका नृत्य है दोस्तों? ग्रासिया जनजाति होती है, उस जनजाति का नृत्य है दोस्तों वालर। तो दोस्तों जनजाति को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए जनजाति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? देखिए दोस्तों आभूषण से पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? टीका, बुली, टोटी और रिमझोल। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टोटी। टोटी होती है, कान में पहनी जाती है। कहाँ दोस्तों? टोटी कान में पहनी जाती है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? देखिए दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वहाँ पे कौन सी भाषा या बोली बोली जाती है वो आपको बताना है। तो वहाँ पे वागड़ी बोली जाती है। कौन सी दोस्तों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वहाँ पर वागड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली दोस्तों? वागड़ी बोली बोली जाती है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर पे, निम्न में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? देखिए कौन से स्थान को धूलकोट भी कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अहाड़। जो अहाड़ है, अहाड़ को धूलकोट भी कहा जाता है। किसको दोस्तों? अहाड़ होती है, अहाड़ को धूलकोट भी कहा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज विजय के लेखक है। देखिए पृथ्वीराज विजय के लेखक आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है दोस्तों? जय नायक। कौन है दोस्तों? जय नायक है पृथ्वीराज विजय के लेखक। कौन दोस्तों? जय नायक। आगे वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए दोस्तों 100 नंबर पे, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? देखिए दोस्तों दोबारा देखिए, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1913 में। कब हुआ था दोस्तों? ये 1913 में हुआ था। तो देखिए स्टूडेंट्स अपना आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? देखिए दोबारा से आप क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? देखिए ऐसा कौन सा भौतिक विभाजन है जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो देखिए आप ऑप्शन देख लीजिए, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश और अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश है, ये सर्वाधिक भौतिक विभाजन वाला प्रदेश है। कौन सा दोस्तों? उत्तर पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश। आगे वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, राजस्थान के कौन से जिलों में उड़िया पठार स्थित है? उड़िया पठार आपको बताना है कि उड़िया पठार कौन से जिले में स्थित है। तो यह है दोस्तों सिरोही में। कहाँ पे है दोस्तों उड़िया पठार? उड़िया पठार है, ये सिरोही में स्थित है। आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? देखिए जलवायु को, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तापमान। तापमान है, ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है। तो अच्छे से ध्यान रखना, तापमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अपना आगे वाला क्वेश्चन है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन का दोस्तों देखिए, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? देखिए मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया आपको बतानी है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पवन अपर्दन। पवन यानी दोस्तों वायु अपर्दन, वायु शरण है दोस्तों, ये मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया है। क्या दोस्तों? वायु शरण या पवन अपर्दन है, ये मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया है राजस्थान में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए 105 नंबर पे, राजस्थान में वर्ष 2014-15 के दौरान सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन निम्न में से किस एक जिले में किया गया था? देखिए ऐसा कौन सा जिला है जिसमें
2014-15 में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन किया गया था? तो इसका राइट आंसर अलवर। देखिए अलवर में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन किया गया था कब? 2014-15 में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी भेड़ की प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? देखिए ऐसी भेड़ की कौन सी प्रजाति है जो भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चोकलो। चोकला होती है, उसको भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए 107 नंबर पे। 107 नंबर पे निम्न में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? प्रतापगढ़ दोस्तों जिला है, उसमें कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जाखम परियोजना। जाखम परियोजना है, ये प्रतापगढ़ में स्थित है, जो कि बहुउद्देशीय परियोजना है। तो अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, प्रतापगढ़ में जाखम परियोजना। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपना, आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों 108 नंबर पे, मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सा दोस्तों? मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन दोस्तों? मोरिजा बानोल खनन। तो देखिए तांबा खनन, लोहा एस खनन, और देखिए टंगस्टन खनन, और देखिए पेल्सफोर खनन। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, यानी बी मतलब दोस्तों लोहा एस खनिज। क्या दोस्तों? मोरिजा बानोल खनन देखिए लोहा एस खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके दोस्तों? लोहा एस जो खनन है उसके लिए प्रसिद्ध है। कौन दोस्तों? मोरिजा और बानोल। मोरिजा बानोल है, लोहा एस के जो खनिज होते हैं उनके ऐसे के लिए प्रसिद्ध है। आगे वाला देखिए, जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का नया नंबर क्या है? देखिए जयपुर से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 है, इसका नया नाम आपको बताना है। तो देखिए NH12, NH48, NH21 और NH76। तो बताइए दोस्तों इसका नया नाम क्या है? तो देखिए इसका नया नाम है दोस्तों NH21। जो आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 है, इसका नया नाम क्या है दोस्तों? NH21। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 है, इसका नया नाम क्या है दोस्तों? NH21। आगे वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए दोस्तों, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है? देखिए दोस्तों कौन सी? जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि आपको बतानी है। तो ऑप्शन देख लीजिए, टाका, बावड़ी, खड़ीन और जोहड़। तो दोस्तों वो कौन सी विधि है? वो है दोस्तों खड़ीन। कौन सी विधि है दोस्तों? खड़ीन। कौन सी विधि है दोस्तों? खड़ीन है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कहाँ पे शुरू की गई थी दोस्तों? जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई विधि कौन सी थी दोस्तों? खड़ीन है, जो कि जल संरक्षण की विधि है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है? देखिए सरिस्का किसके लिए प्रसिद्ध है यह आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, काला तेंदुआ, सफेद बाघ, कौवा, हरा कबूतर। तो बताइए सरिस्का किसके लिए प्रसिद्ध है? सरिस्का हरा कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? अच्छे से ध्यान रखना, सरिस्का है, अभ्यारण्य है, ये हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। अच्छे से ध्यान रखना, सरिस्का हरा कबूतर। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार रक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत अंश है। देखिए दोस्तों, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार रक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत अंश आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 38.11%। कितना हो जाएगा? 38.11%। आगे वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? देखिए ऐसे कौन से जिले हैं राजस्थान के जिनमें लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, वो आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डूंगरपुर और उदयपुर। कौन से जिलों में पाई जाती है दोस्तों? डूंगरपुर और उदयपुर है, वहाँ पे देखिए लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, उदयपुर और डूंगरपुर में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? देखिए दोबारा देखिए, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है, ये दोस्तों क्वेश्चन है। और देखिए ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, पार्वती नदी, परवन नदी, सीप नदी, अनास नदी। तो दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, अनास नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनास नदी है, बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है। आगे देखिए दोस्तों 115 नंबर पे अपना क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या बताइए। दोबारा देखिए, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या बताइए। 3, 5, 6, 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5। 5 राज्य हैं दोस्तों भारत के जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 116 नंबर पे अपना जो क्वेश्चन है वो आप देखिए 116 नंबर पे दोस्तों, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे उदयपुर, राजपुरा दरीबा, भीलवाड़ा, रामपुरा आगूचा, सवाई माधोपुर, चौथका बरवाड़ा, बीकानेर, जामसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। किसको दोस्तों? 100 जो ये दे रखा है दोस्तों 116 नंबर पे अपना क्वेश्चन है, 116 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको भी दोस्तों बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। तो आप देख लेना दोस्तों इस क्वेश्चन को भी, देखिए कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ये सभी जोड़े सही सुमेलित है, इसलिए देखिए इस क्वेश्चन को भी बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। आप इसको देख लेना दोस्तों, ये सारे दे रखे हैं, बाकी देखिए बोर्ड ने इसको डिलीट कर दिया था। आगे देखिए दोस्तों 117 नंबर पे क्वेश्चन देखिए, निम्न में
से कौन सी जिले सिंचाई के काम में ली जाती है? सिंचाई के काम में कौन सी जिले ली जाती है वो आपको बताना है। 118 नंबर 117 नंबर का अपना क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, पिछोला और अन्ना सागर जिले, कोलायत और पुष्कर जिले, जयसमंद राजसमंद जिले, और देखिए पचभद्रा और सिलीसेठ जिले। तो दोस्तों कौन सी जिले हैं जो सिंचाई के काम में ली जाती है? दोस्तों जयसमंद और राजसमंद की जो जिले हैं ये सिंचाई के लिए काम में ली जाती है। देखिए कौन सी? जयसमंद और राजसमंद झील। कौन सी? जयसमंद और राजसमंद जिले हैं सिंचाई के लिए काम में ली जाती है। आपको ध्यान रखना है, जयसमंद राजसमंद जिले हैं, इनका यूज सिंचाई के लिए किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश थर्ड बी, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन दोबारा से देखिए, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश, दोस्तों देखिए जो जलवायु प्रदेश है उनका क्वेश्चन है, देखिए थर्ड बी, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? यानी दोस्तों थर्ड बी है, उनमें कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? अब देखिए थर्ड बी का नाम क्या है दोस्तों? थर्ड बी को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी बोलते हैं या पूर्वी मैदानी क्षेत्र भी बोलते हैं। तो इसमें कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए भरतपुर, धौलपुर, टोंक और करौली। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों टोंक है, ये इसमें थर्ड बी में शामिल नहीं है। दोस्तों किसमें? जो जलवायु खंड है, जलवायु खंड के दोस्तों थर्ड बी है, थर्ड बी में टोंक सम्मिलित नहीं है। अब देखिए थर्ड बी को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी बोलते हैं और इसमें टोंक सम्मिलित नहीं है। बाकी क्या है दोस्तों? आपका भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, ये दोस्तों बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सम्मिलित है, यानी थर्ड बी में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए 119 नंबर पे, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान यानी वन्यजीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया था? क्या दोस्तों? इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम है, ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में चालू किया गया था या क्रियान्वयन किया गया था? कौन सा कार्यक्रम दोस्तों? इंडिया इको डेवलपमेंट। तो देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, यानी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें देखिए इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू किया गया था। किसमें दोस्तों? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू किया गया था। अंतिम क्वेश्चन है 120 नंबर पे, देखिए शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्न में से किस जिले में पाए जाते हैं? आपको बताना है शुष्क सागवान वन है ये राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, बांसवाड़ा, बीकानेर, गंगानगर, कोटा। तो ये किस में पाए जाते हैं दोस्तों? बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। कौन से वन? शुष्क सागवान वन है, ये बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये अपने टोटल 120 क्वेश्चन हो गए। यदि देखिए आप चाहिए, आपको ये पेपर चाहिए और इसकी आंसर की चाहिए तो ये आप ले लेना। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ले लेना। बाकी और कुछ देखना चाहते हो आप इससे संबंधित तो वो भी देख लीजिएगा, उन सब वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इतना ही आज की वीडियो में, मिलते हैं फिर किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।